लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे। मुलायम ने कहा कि रिलीफ कैंपों में जो लोग रह रहे हैं वो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वही अफवाह फैला रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव के इस बयान के बाद के रिलीफ कैंपों में दंगा पीड़ित नहीं बल्कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह रहे हैं और वही अफवाह फैला रहे हैं, इसके बाद कड़ी प्रतिक्रिया न सिर्फ सियासत से आई है बल्कि मुस्लिम संगठनों से भी। ये वो लोग हैं जो सदस्यकारी हैं, जो बीजेपी को पार्टी के सदस्य और राष्ट्रपिता के कहते बैठे रहो, अल्लाह को बैठे रहो, अल्लाह को खड़ा मुद्दा बनाए रहो, चुनाव का मुद्दा बनाए रहो। तो मुलायम सिंह ने दावा किया, कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे थे मुलायम सिंह यादव और उसके बाद उन्होंने दावा कर दिया कि शामली में और मुजफ्फरनगर के जो पीड़ित हैं उनके राहत कैंपों में जो लोग रह रहे हैं और उनकी बुरी हालत की जो खबरें आ रही हैं, बच्चों की मौत हो रही है, ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग, अव्यवस्थाएं और ऐसी खबर लगातार आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये सब बकवास है और उन कैंपों में दरअसल दंगा पीड़ित रह ही नहीं रहे, कोई भी दंगा पीड़ित वहां नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने ये कह दिया कि वहां रहने वाले षड्यंत्रकारी हैं और वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। इस बात पर खासे नाराज हैं उन कैंपों में रह रहे लोग, मुस्लिम संगठन और सियासी प्रतिक्रियाएं बेहद तल्ख इस बयान पर आना शुरू हो गई हैं। हालांकि मुलायम सिंह यादव किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं थे, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन मुलायम का ये बयान सुर्खियां जरूर बटोर रहा है और इस वक्त सियासी नजरिए से बहुत अहम हो गया है। और मुलायम का ये बयान आते ही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। क्या है बीजेपी का स्टैंड, ये आपको बताते हैं। देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित हैं उनके जख्मों पर मानवीय मरहम लगाने के बजाय सेकुलर सुई चुभाई जा रही है और उस जख्मों पर सेकुलर सुई चुभा करके उस दर्द को और बढ़ाया जा रहा है। उस दर्द को खत्म करने के बजाय उस दर्द को जो है वो और गहरा किया जा रहा है, ताजा किया जा रहा है। और जनता दल यूनाइटेड के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि दंगों से परेशान लोगों के बारे में इस तरह का बयान मुलायम को शोभा नहीं देता। मुलायम सिंह जी की सरकार है, उनकी पार्टी की वहां सरकार है, उनको ये बताना चाहिए कि हाँ साहब, रिलीफ कैंप में रह कौन रहा है, पब्लिक लीडरान वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोग अपनी कथा कहानी सुना रहे हैं, दुख तकलीफ जो है सुना रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये जो है बताना चाहिए। अगर वो नहीं है और सचमुच मुलायम सिंह जी को जो कर रहे हैं तो ये तो उनको और भी उनके ऊपर जवाबदेही बनती है, इससे उनके सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा है। उनको बताना चाहिए कि कौन लोग रह रहे हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से सपा सुप्रीमो ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर उन रिलीफ कैंपों में कौन रह रहा है, इसके बाद राजनीति गरमाना तो तय है, लेकिन किस बिना पर कहा मुलायम सिंह ने ये? देखिए, राहत कैंपों में जो दंगा पीड़ित रह रहे हैं उनको लेकर लगातार सरकार पे अंगुलियां उठ रही हैं। अभी बीच में आई थी कि बच्चे वहां ठिठुर के मत जाड़े से बच्चों की मौत हो गई है और लोग खाने और राने ओढ़ने के चद्दर कंबल तक व्यवस्था नहीं है। यही सब बातें हो रही थी। इसी बीच मुलायम सिंह ने कल चरण सिंह की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा है, उसी में बोल पड़े कि वहां जो सरकार को बदनाम किया जा रहा है, जो वहां कैंपों में लोग रह रहे हैं वह भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, न कि दंगा पीड़ित है। जबकि आपको बता दें, जो दंगा हुआ तो कम से कम 50,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में आए थे और वर्तमान में भी 4,000 से अधिक लोग राहत शिविर में रह रहे हैं। 5-6 राहत शिविर अभी चल रहे हैं। राघवेंद्र, इतना कहा मुलायम सिंह यादव ने कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं, बल्कि ये तक कह दिया कि षड्यंत्रकारी हैं वो लोग। अब जो लोग दंगा पीड़ित हैं उन्हें सरकारी सुविधाएं तो मिल नहीं रही, षड्यंत्रकारी और कहा जाएगा तो दुख तो होगा उन्हें।
नहीं सरकारी सुविधाएं, जहाँ तक बात है जो कैंपों में लोग रह रहे थे उनको 55 लाख रुपए सरकार ने भी मकान बनवाने लिए दिया कि जाके अपने घर पे पुनर्वासित कर सके, अपना मकान बना सके। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो दंगा पीड़ित है उनके परिवार से एक बैच को नौकरी दी जा रही है। तो कहीं न कहीं मुलायम से बयान जरूर चौंकाने वाला है। मुलायम ने किस बिना पे बयान दिया अभी राजनीतिक गलियारे में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मुलायम ने ऐसा कहा क्यों, जबकि उन्हीं दंगा पीड़ितों के बीच में अभी राहत सामग्री बांटी गई है, सबको मुआवजा बांटे गए हैं। तो इसको लेकर भी उनकी निंदा लगातार हो रही है। राघवेंद्र, मुलायम सिंह यादव को बहुत मजा हुआ राजनीति का खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में ऐसी बचकानी हरकत वो करेंगे, ये तो बहुत ताज्जुब में डालती है। इसके पीछे क्या मंशा रही होगी, पॉलिटिकली क्या सोच रही होगी ये कहने से पहले मुलायम सिंह यादव? देखिए, अभी सरकार के ऊपर लगातार उंगली लिए उठ रही है कि वो दंगा शिविरों को समाप्त नहीं कर पा रही है, लोग अभी अपने घरों जा नहीं पाए हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी मुजफ्फरनगर का माहौल शांत नहीं है। इससे यही संदेश जा रहा लगातार कि शिविर में लगातार 4000 से अधिक लोग अभी भी रह रहे हैं। इसका मतलब है कि मुजफ्फरनगर में अभी शांति नहीं है। इन सबसे लगातार इन सभाओं से बचने में मुलायम सिंह ने दांव खेला है। और उन्होंने कहा जो शिविर में लोग रह रहे हैं वो भाजपा और कांग्रेस के एजेंट बताया उन्होंने कि एजेंट है और वह लोग अराजकता फैला रहे हैं। तो मुलायम कहीं कहीं सरकार को बचाने की कोशिश किया, लेकिन कहीं कहीं उन पीड़ितों के ऊपर नमक भी छिड़का है जो दंगे की तरह से झेल करके शिविरों में रह रहे हैं, इस जाने में ठिठुर रहे हैं। दवा और दारू के अभाव में, दवा पानी के अभाव में उनके बच्चों की मौत हुई है, जिसका सुप्रीम कोर्ट आलमनामा भी सरकार देने जा रही है। राघवेंद्र, आप हमारे साथ रहिए, कुछ और सवाल पूछने हैं आपसे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कीर्ति आजाद का कहना है कि दंगा पीड़ितों पर वोट बैंक की राजनीति के बजाय मुलायम अगर उनकी मदद करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक दूसरे की पीठ खुजाते रहते हैं सब एसपी और कांग्रेस बिना बता करके आए। हिन्दुस्तान में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी वक्त जा सकता है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है कि लोग अभी तक कैंप में पड़े हुए हैं और दोनों समुदाय के लोगों को नुकसान हुआ है। ऐसे में इन लोगों को जो गंभीरता से लेना चाहिए वो गंभीरता से न लेकर केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और उत्तर प्रदेश में सूबे में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुजफ्फरनगर दंगों के लिए अखिलेश सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में मुजफ्फरनगर में चलने वाले राहत शिविरों में 48 नवजात शिशुओं ने दम तोड़ा है। सरकार के संरक्षण में जो शिविर चल रहे हैं, जहां ना कोई हल्ला है न दंगा है, तब बच्चों की मौत की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार है। मेरी तो मांग है कि समाजवादी पार्टी के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन साहब को तत्काल पदमुक्त करके रासुका लगाकर जेल के शीशे के पीछे डालना चाहिए। 48 मौतों का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग। राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, ये जो बयान दिया वो सार्वजनिक मंच पर नहीं दिया, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दिया था और इससे ये भी पता चलता है कि विजन क्या है। इतना हल्के तरीके से दंगा पीड़ितों को अगर मुलायम सिंह लेंगे तो राजनीति कैसे चलेगी उनकी? देखिए, जहां तक दंगा पीड़ितों की बात है, लगातार मुलायम कहते चले आ रहे थे कि मुजफ्फरनगर शामली में जो हुआ वह भाजपा की एक सोची समझी साजिश थी। उसी को अब दोबारा इस तरह का बयान देके फिर उसको पुष्ट करना चाह रहे हैं कि सरकार की गलती कहीं नहीं है दंगे पीछे, इसमें कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत है। जो उन्होंने बयान दिया कि जो शिविरों में लोग रह रहे हैं वो कांग्रेस भाजपा के एजेंट है, तो कहीं कहीं अब सरकार का बचाव करने के पीछे उनकी मंशा थी और उसमें वह कामयाब हुए। सरकार भी लगातार कह रही कि मैंने जो शिविरों में थे लोग सबको मैंने पुनर्वासित कर दिया है, जो लोग वहां बचे हुए हैं उनको पुनर्वासित किया जाएगा। तो आपको बता दें, अभी 4000 से अधिक लोग हैं जो शिविरों में रह रहे हैं और उनको भी पुनर्वासित किए करने की प्रक्रिया चल रही है। बाकायदा सबको मुआवजा दिया जा रहा है। तो जिनके घर से लोग मरे हैं उनके घर से मृतक आश्रितों को नौकरी भी दी जा रही है। तो कहीं के मुलायम के बयान जरूर चौंकाने वाला है। जी राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आपका ये जानकारी देने के लिए बड़ा शुक्रिया आपका। और इस्लामी चिंतक खालिद रशीद ने कहा है कि नेताओं को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि कैंप में रहने वालों को फिर से बसाने के बारे में सोचना चाहिए। जो भी सियासी लोग हैं उनको मजीद मुजफ्फरनगर के हालात पर अपनी सियासत करने का मौका न मिले, इस सिलसिले में सबको चाहिए कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने दें, उसमें किसी किस्म की दखल अंदाजी न करें, जिससे कि वहाँ पे आम आदमी जो है उसको राहत पहुँच सके। और बाद में सियासत करने से कहीं न कहीं आम आदमी को वहाँ के हालात बिगड़ने से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है।
तो पहले सवाल ये खड़े हुए थे कि दंगे ही राजनीति से प्रेरित थे। आम आदमियों को अगर दंगों का शिकार बनाया गया तो उनके पीछे कहीं न कहीं राजनीति थी, और अब राहत पर सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने पहले कहा कि जो कैंपों में रह रहे हैं वहां आईएसआई के लोग उन्हें अप्रोच कर रहे हैं। खूब बवाल हुआ इस बयान के बाद, और अब मुलायम सिंह यादव उन्होंने ये कहकर सनसनी पैदा कर दी है कि दरअसल राहत शिविरों में दंगा प्रभावित रह ही नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि षड्यंत्रकारी वहां रह रहे हैं। साथ साथ कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और प्रदेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही शामली में दंगा पीड़ितों के कैंप में दौरा किया और उन्हें सांत्वना दी। इसके तुरंत बाद मुलायम सिंह यादव की ये नाराजगी इस तरह से बयान में बदल गई, ये बहुत चौंकाने वाला है। नाराज मुलायम सिंह ने कहा कि दरअसल अब कैंप में जो लोग रह रहे हैं वो षड्यंत्रकारी हैं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस बयान के आने के बाद जाहिर है सियासत में हलचल तेज हो गई और मुलायम के इस बयान की हर ओर भर्त्सना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू सब मिलकर इस बयान को नकार रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम संस्थाएं भी इस बयान की आलोचना कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। मुजफ्फरनगर की घटना घटी, बड़े पैमाने पर दंगा फसाद हुआ, हफ्ते 10 दिन लगातार आगजनी और बलवा चलता रहा। सरकार उस पर काबू पाने के बजाय केवल लीपापोती करती रही, और उससे भी बड़ी बात, दंगा हुए 3 महीने हो गए, अभी तक वहां पर भय दहशत का वातावरण इतना ज्यादा है कि शिविरों में रह रहे शरणार्थी अपने घरों में जाने के लिए तैयार नहीं। तो सियासत को तेज कर दिया है मुलायम सिंह यादव के एक बयान ने। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जब है समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाह जीवन के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जस्टिस A.K. गांगुली की चीफ जस्टिस को लिखी 8 पन्नों की चिट्ठी के बाद अब लॉ इंटर्न का भी एक बयान आया है। इसमें उसने गांगुली के दावों पर सवाल उठाए हैं और ये भी कहा है कि उसे सुप्रीम कोर्ट की जांच पर पूरा भरोसा है। आपको बता दें, जस्टिस गांगुली ने कल चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी में कहा था कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। इसके जवाब में अब इंटर्न ने अपनी सफाई दी है। उसने कहा है कि मेरे ब्लॉग लिखने के वक्त और इरादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं पुलिस में शिकायत करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि लॉ पढ़ने वाले छात्रों को इसके बारे में बताना जरूरी होगा कि हैसियत और नैतिकता इन दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है, इसलिए मुझे ब्लॉग ही ठीक जरिया लगा।
और जस्टिस गांगुली के खिलाफ कार्यवाही और उन्हें हटाने की मांग को लेकर आज कोलकाता में प्रदर्शन हुए। लीगल फोरम ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तो जस्टिस गांगुली को हटाने की मांग पश्चिम बंगाल में जोर पकड़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस तो जस्टिस गांगुली से लगातार मांग कर ही रही है कि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से वो इस्तीफा दें, लेकिन कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन हुआ और ये विरोध प्रदर्शन लीगल फोरम ने किया। लीगल फोरम ने किस तरीके से आप देख सकते हैं शव यात्रा निकाल दी, विरोध किया, तमाम तरह से विरोध किया और जस्टिस गांगुली को हटाने की मांग की। पूरे पश्चिम बंगाल में जस्टिस गांगुली का विरोध हो रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 पत्र लिख चुकी हैं राष्ट्रपति को जस्टिस गांगुली को हटाने के लिए। तो जस्टिस गांगुली के खिलाफ महाभियोग भी चलाया जा सकता है और इस तरह का दबाव बनता जा रहा है और जस्टिस गांगुली ने यह अपना पक्ष रखा है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक खत लिखकर ये बात कही गई है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। तो जस्टिस गांगुली के खिलाफ आप प्रदर्शन देख सकते हैं। कोलकाता की सड़कों पर लीगल फोरम ने ये प्रदर्शन किया और जस्टिस गांगुली को हटाने की यह मांग की गई। तो कोलकाता की सड़कों पर लीगल फोरम का प्रदर्शन आपने देखा, लेकिन अब अधिवक्ता समाज क्या सोच रहा है, अधिवक्ताओं का नजरिया क्या है, ये आपको बताते हैं। He has misused the office, he has misused the power, and he is continuing to misuse, and he is threatening. I would rather call it a blackmailing also. Look at the way he is alleging against the 3 judges who are known for their reputation. And one of them was my own place, Justice Dattu. I know that. We were working together and I know that he is one of the fairest that we have ever come across. He was the youngest judge to be taken to Supreme Court. And making allegations against such persons and writing a letter to the Chief Justice is nothing but an arrest. It's not the duty of the law intern as such. She has made her position very clear. She has showed how it was her own affidavit and how she authorized Indra Jaisingh to also publicize the affidavit. It is the duty of the state as such, that is the police, to register an FIR and investigate, place the matter before the court and get a conviction. If Ganguly is not is innocent, then he can definitely be acquitted. और लॉ इंटर्न का कहना है कि जांच कमेटी के सामने पेश होने के वक्त उसने जांच कमेटी के इरादों पर कभी सवाल नहीं उठाए, बल्कि उसे भरोसा था कि कमेटी की जांच से उसके बयानों की ही सच्चाई साबित होगी। क्या कहा उसने, क्या लिखा उसने, मेरे ब्लॉग लिखने के वक्त और इरादे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं पुलिस में शिकायत करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि लॉ पढ़ने वाले छात्रों को इसके बारे में बताना जरूरी होगा कि हैसियत और नैतिकता इन दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है और इसीलिए मुझे ब्लॉग का जरिया ही ठीक लगा। इस मामले के उठने के बाद कानून के कई बड़े जानकार कमेटी के नतीजों और मेरे ऊपर ही सवाल उठाने लगे। ऐसे में मेरे लिए जरूरी हो गया कि अपने सम्मान के लिए अपना पक्ष रखूं, सबके सामने रखूं। इसलिए मैंने इंदिरा जयसिंह को यह अधिकार दिया कि मेरे यौन उत्पीड़न का पूरा विवरण सबके सामने रखें। इस वक्त मेरे बयान पर सवाल उठाने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती करना। जो लोग इस मसले को राजनीतिक शक्ल देना चाहते हैं या फिर अफवाह फैलाना चाहते हैं, वो दरअसल लोगों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं और जांच और जवाबदेही से बचना चाहते हैं। और उधर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में जस्टिस गांगुली पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
ममता ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रहते हुए जस्टिस गांगुली प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। आयोग का अध्यक्ष रहते हुए जस्टिस गांगुली ने फुटबॉल फेडरेशन के विवाद की मध्यस्थता की। ममता ने यह भी लिखा है कि इस काम के लिए वो दिल्ली गए और उन्होंने मध्यस्थता के बदले फीस भी वसूल की। ममता ने अपने पत्र में यह आरोप भी लगाया कि बिना सरकारी अनुमति के जस्टिस गांगुली ने पाकिस्तान का दौरा किया और उनकी इस यात्रा का खर्च एक एनजीओ ने उठाया। ममता ने आगे लिखा कि जून 2013 में आयोग से बिना छुट्टी लिए जस्टिस गांगुली पाकिस्तान गए। यह आयोग के नियम 6 का उल्लंघन है। इन नए आरोपों के बाद जस्टिस गांगुली पर पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का दबाव और बढ़ गया है। और तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने जस्टिस गांगुली से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। देखिए, गांगुली के खिलाफ एक इंटर्न ने एक कंप्लेन किया था ब्लॉक पर। सुप्रीम कोर्ट ने उसको विचार करने के लिए एक पैनल बनाया। सुप्रीम कोर्ट का पैनल 3 जज के, वो लोग ये सिद्धांत पे आया कि उनका जो बर्ताव था वॉज अनवेलकम। जस्टिस गांगुली को अगर कुछ करना है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहे हमारा कोई आपत्ति नहीं है। और गांगुली ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर मीडिया के सवालों की अनदेखी की। I know you have now, what is your next plan of action, sir? और जेडीयू ने कहा है कि उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। देखिए, जस्टिस गांगुली जो कह रहे हैं उस बात को भी सुना जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो छीछा लेदर हो रहा है, सबसे बेहतर यही होता कि बंगाल में जो कमीशन के वो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर उसके बाद जो है इस लड़ाई को लड़ें और अपना पक्ष जो है रखें। उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि उनको सुनवाई का मौका नहीं मिलना चाहिए, उनको भी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। और बीजेपी ने एक बार फिर से जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग की है। उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तथाकथित आरोप हैं, और ऐसे में उनके लिए बढ़िया होगा कि नैतिकता के आधार पर वह इस्तीफा दे दें, और यदि उनको लगता है कि वह गलत नहीं है तो कानून के सामने आए। जो कागजात उनको चाहिए, जो नहीं मिले हैं, वो मांग लें, और कम से कम यदि उनको लगता है कि वह इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कानूनी कार्रवाई करें। रोज फजीहत क्यों करवा रहे हैं अपने? तो रोज फजीहत क्यों करवा रहे हैं जस्टिस गांगुली? भारतीय जनता पार्टी की ओर से कीर्ति आजाद ये सवाल कर रहे हैं, और यही सुर तमाम राजनीतिक दलों के हैं। खास तौर से तृणमूल कांग्रेस 2 खत ममता बनर्जी लिख चुकी हैं राष्ट्रपति को कि जस्टिस गांगुली के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए। कुछ और भी आरोप लगाए हैं ममता बनर्जी ने, और इस सब के बीच विरोध हो रहा है कोलकाता की सड़कों पर जस्टिस गांगुली के खिलाफ। जस्टिस गांगुली रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, लेकिन इस वक्त पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, और इसी बाबत ये विरोध हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए जस्टिस गांगुली को। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ये मांग की गई है कि जस्टिस गांगुली नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इससे एक कदम आगे जाते हुए मांग कर रही है कि जस्टिस गांगुली को हटाया जाना चाहिए। 2 चिट्ठी ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति को इस बाबत लिखी हैं, और कुछ और भी आरोप लगाए हैं। आरोप इस तरह के हैं कि जस्टिस गांगुली बिना सरकारी अनुमति के पाकिस्तान में कार्यक्रम में शरीक होने गए। उन्होंने वहां पर जो खर्चा किया उसका भुगतान एक एनजीओ ने किया। अध्यक्ष पद पर रहते हुए आयोग के उन्होंने बिना छुट्टी लिए प्राइवेट प्रैक्टिस की, और फुटबॉल के एक विवाद में उन्होंने मध्यस्थता की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवान हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपस में, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। सरकार बनाने की माथापच्ची में जुटी आप, सरकारी बंगला लेने से अरविंद ने किया इंकार। कल तक हो सकता है मंत्रियों का ऐलान, सादा होगा शपथ ग्रहण समारोह। 2014 फतह के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, चुनावों के पहले 10 करोड़ परिवारों से संपर्क का रखा लक्ष्य। मोदी फॉर पीएम के लिए चलाएगी अभियान। आपको समर्थन पर कांग्रेस में मतभेद, जनार्दन त्रिवेदी का बयान, जारी रहेगा समर्थन। 27 दिसंबर को राहुल ने बुलाई पार्टी के नेताओं की बैठक, कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी होंगे शरीक। इससे जहां केस में मोदी के करीबी अमित शाह को बड़ी राहत नहीं मिला, ठोस सबूत, सीबीआई ने दी क्लीन चिट, लेकिन आईबी अफसर राजेंद्र कुमार पर दायर होगी चार्जशीट। महिला जासूसी से जुड़े 39 नए टेप जारी, येदियुरप्पा सरकार से मोदी सरकार ने रखी थी मदद की मांग, लेकिन कर्नाटक सरकार ने किया था इंकार। राहत कैंपों में दंगा पीड़ित नहीं, मुलायम के बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी ने बच्चों की मौत पर उठाए सवाल, मुस्लिम संगठनों ने जताया विरोध। लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली की चिट्ठी को बताया झूठ, ब्लॉग के जरिए रखा अपना पक्ष, गांगुली ने यौन शोषण से किया इंकार, टीएमसी ने मांगा इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। सियासत की दुनिया में नई इबारत रखने वाले अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की गद्दी संभालने जा रहे हैं। गद्दी पर बैठने से पहले उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो राज भी वैसे ही करेंगे जैसे सियासत की सीढ़ी पर गद्दी तक पहुंचे हैं, यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो सादगी का साथ नहीं छोड़ेंगे। सियासत की दुनिया में एक अलग राह पकड़कर मंजिल पाने वाले अरविंद